हेलो दोस्तों, एमएस यूट्यूब सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल इंजन की सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का एक पेपर है, उसको मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। और डीजल मैकेनिक के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसके अंदर, और इसके क्वेश्चनों को मैं आज सॉल्व कराऊंगा आपको, और किस तरीके से क्या है, और निम्मी सिम्मी पैटर्न पर वो क्वेश्चन हैं सारे। और देखिए, हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीजल मैकेनिक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं यहाँ पे। और ज़रूर मेरे वीडियो को देख करके आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो का लिंक आपको मिल सके। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में चूसन घात, चूसन का मतलब होता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में किस चूसन यानी सक्शन होता है। यानी जब 4 सिलेंडर इंजन है उसके अंदर सक्शन स्ट्रोक के अंदर यानी क्या आता है, वायु ईंधन मिश्रण, केवल हवा, केवल ईंधन, इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखिएगा कि सक्शन स्ट्रोक के समय केवल सिलेंडर के अंदर हवा आती है। क्या आती है? शुद्ध हवा आती है। तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? केवल हवा। क्या आएगा? केवल हवा। तो आंसर रहेगा इसका केवल हवा। सक्शन स्ट्रोक है उसमें, अभी मैंने मेरा जो पिछला वीडियो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट किस तरीके से कार्य करते हैं। तो दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा पिछले वीडियो का लिंक डाला हुआ है, और आप चेक कर सकते हैं मेरे इस वीडियो को, और आप समझ सकते हैं किस तरीके से कैसे स्ट्रोक काम करते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन बेयरिंग पदार्थ बेबिट एक मिश्रण धातु है। यानी इंजन जो बेयरिंग है वो बेबिट वो किसका मिश्र धातु है, यानी किसका मिश्र धातु है। तो देखिए दोस्तों, टीन, तांबा, कॉपर, सीसा और एंटीमनी, इससे मिलकर बेबिट धातु बनती है। किससे? टीन, तांबा, कॉपर, सीसा और एंटीमनी। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए। क्या आंसर रहेगा इसका? ए। इसके बाद देखिए दोस्तों, चतुर्थ घात। चतुर्थ घात का मतलब होता है फॉर स्ट्रोक। ये ध्यान रखना है दोस्तों, चतुर्थ घात का मतलब क्या होता है? फॉर स्ट्रोक। चक्कर वाले इंजन में क्रैंक की किस गति पर क्रैंकशाफ्ट घूमती है। यानी 4 स्ट्रोक इंजन जो है उसके अंदर क्रैंकशाफ्ट किस गति से घूमती है, यानी क्रैंकशाफ्ट की जो गति से क्रैंकशाफ्ट किस गति से घूमती है। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा आधी गति। क्या रहेगा? आधी गति। यानी क्रैंकशाफ्ट की गति की आधी गति से क्रैंकशाफ्ट घूमती है। तो आंसर क्या आएगा इसका? आधी गति। यानी आंसर रहेगा इसका दोस्तों बी। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गतिपालक। गतिपालक, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, गतिपालक क्या होता है? फ्लाई व्हील। क्या होता है? फ्लाई व्हील। तो पहिए का भार निर्भर करता है। यदि फ्लाईव्हील का जो भार है वो किस पर निर्भर करता है? गतिपालक पहिए का भार किस पर निर्भर करता है दोस्तों? इंजन में सिलेंडरों की संख्या पर। किस पर निर्भर करता है? सिलेंडर में, इंजन में सिलेंडर की संख्या पर। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका? डी। ऑप्शन क्या आएगा? डी। तो आंसर इसका क्या रहेगा दोस्तों? बी, नहीं डी, सॉरी, इसका आंसर क्या रहेगा? डी। आंसर क्या रहेगा इसका? डी। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रीक पंच का कोण होता है। यानी प्रीक पंच जो होता है उसका कितने डिग्री का कोण होता है। तो दोस्तों, कितने डिग्री का होता है प्रीक पंच का? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। तो आंसर रहेगा इसका ए। आंसर क्या आएगा? ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मशीनन सतह पर अंकन करने के लिए कौन सा अंकन माध्यम, मार्किंग मीडिया प्रयुक्त होता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसके अंदर देखो, मशीन सतह को, यानी मशीन मार्किंग मीडिया है उसके अंदर मशीन सतह के लिए कौन सा आपने प्रयोग है? पार्शियन नील का। किसका प्रयोग करता है? पार्शियन नील। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी। देखिए दोस्तों, ये शुद्ध हिंदी है, यानी निम्मी पैटर्न पे है, और इसके अंदर आपको
यदि समझ नहीं आता है तो इंग्लिश में ज़रूर देखिएगा, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, अन्यथा आपको ये समझ नहीं आएगा। यदि निम्मी पैटर्न पर आपने पढ़ा है, निम्मी सिम्मी पैटर्न पर यदि आपने पढ़ा है तो ज़रूर आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में जो पार्ट्स का नाम है वो सेम ऐसे कैसे ही लिखा जाता है, तो तुरंत हम पकड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी स्नेक। लुब्रिकेटिंग क्या होता है? स्नेक। स्नेक तेल यानी लुबाइल जो होता है उसको स्नेक तेल। तो अभी बताएंगे आप इसमें कि कौन सा आंसर रहेगा इसके अंदर, कि चलायमान पुर्जों को घिसावट को कम करता है, पुर्जों को ठंडा रखने में सहयोग करता है और गर्द को साफ करता है एवं हटाता है। तो दोस्तों इसके सभी ऑप्शन सही हैं, क्योंकि चलायमान पुर्जों को घिसावट को कम करता है, यानी लुबाइल का काम क्या रहता है, दो पार्ट्सों के बीच जो घर्षण होता है उस घर्षण नहीं होने देता है कम। इसके बाद पुर्जों को ठंडा रखता है, क्योंकि वो जब दो पार्ट्स एक दूसरे से चलेंगे तो वो क्या गर्म होंगे, जब लुबाइल उनके बीच में संपर्क रहेगा तो ठंडा रहेगा। और गर्द को साफ करता है, यदि थोड़ा पार्ट के अंदर जब घूमेंगे उसके बाद में तो उसके अंदर कोई गंदगी है और उसमें लगातार तेल आता रहेगा तो वो साफ भी करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये सभी, डी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जल शीतलन प्रणाली का वायु शीतलन प्रणाली की तुलना में निम्न लाभ है। अभी ये बताना है आपको, जल शीतलन प्रणाली यानी वाटर सिस्टम और एयर कूल्ड सिस्टम, तो दोनों वाटर कूल्ड सिस्टम है और एयर कूल्ड सिस्टम। तो जल शीतलन प्रणाली यानी वाटर कूल्ड सिस्टम है जो वायु को शीतलन प्रणाली की तुलना में क्या क्या लाभ है उसके। तो देखिए दोस्तों, यांत्रिक शोर कम होता है और इंजन में भागों का तापमान ज़्यादा समरूप रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों? दोनों, यानी ए व बी दोनों। आंसर क्या रहेगा इसका? ए व बी दोनों। इसके बाद देखिए दोस्तों, डिपिस्टिक द्वारा तेल का स्तर मापा जाता है। डिपिस्टिक द्वारा यानी डिपिस्टिक से क्या नापा जाता है? तेल का स्तर मापा जाता है। तो क्रैंककेस में, गियर बॉक्स में, पिस्टन रिंग में और बियरिंग में। तो क्या आएगा? क्रैंक केस में। डिपिस्टिक गियर जो क्रैंक केस में है उसका ही तो लुबाइल को नापा जाता है इसके अंदर, तो क्रैंक केस में। आंसर रहेगा इसका ए, क्रैंक केस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ग्रीस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? व्हील बेरिंगों के अंदर। कहाँ किया जाता है? व्हील बेरिंगों के अंदर। देखिए पिस्टन के अंदर नहीं होता ग्रीस का उपयोग, गियर बॉक्स में नहीं होता क्योंकि लुबाइल का होता है उसमें, और वाल्व के अंदर नहीं होता। तो कहाँ होता है? व्हील बेरिंग के अंदर। व्हील बेरिंग जो है उसके अंदर ग्रीस का उपयोग किया जाता है। डीजल इंजन में प्रत्यक्ष ईंधन अंतक्षेपण। अब ये याद रखना है आपको कि डीजल इंजन में प्रत्यक्ष ईंधन अंतक्षेपण यानी इंजेक्शन जो हो गया, फ्यूल इंजेक्शन जो हो गया, इंजेक्शन किया जाता है निम्न दाब पर, उच्च दाब पर, निम्न दाब पर, उच्च ताप पर। अब देखिए दोस्तों कि अंतक्षेपण का मतलब क्या हो गया कि इंजेक्टर के द्वारा जो स्प्रे किया जाता है वो कब किया जाता है? तो देखो निम्न ताप पर नहीं, बिल्कुल नहीं। और उच्च दाब पर, हाँ उच्च दाब पर किया जाता है। निम्न दाब पर नहीं किया जाता, उच्च ताप पर नहीं, क्योंकि जब कंप्रेस किया जाता है तो कंप्रेस किया जाता है, उस पर दबाव होता है, दबाव बढ़ने के कारण ही हवा अपने आप ही गर्म हो जाती है, उसको कंप्रेस करते हैं। तो इसका क्या रहेगा आंसर? उच्च दाब पर। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला, चतुर्थ घात। अब इंजन की योजक छड़ कौन से बलों के अधीन होती है? कौन से छड़ों के अधीन होती है? इंजन के अधिक गर्म होने का कारण। इंजन के अधिक गर्म होने का कारण। तो देखिए दोस्तों, इंजन का अधिक गर्म होने का कारण क्या है? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है शीतलन प्रणाली में रिसाव, चार्जिंग प्रणाली में दोषपूर्ण सोलेनाइड, कम अंतक्षेपक इंजेक्टर का दाब। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए, शीतलन प्रणाली में रिसाव। यानी जब पानी है वो रिसाव करेगा, पानी रिस कर उसके अंदर पानी रहेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा इंजन। टर्बोचार्जर काम में लेता है। अभी देखिए दोस्तों, इंजन ऊर्जा को, निकास गैसों की ऊर्जा को, भाप ऊर्जा को और रेडिएटर से जल ऊर्जा को। तो टर्बोचार्जर निकास गैसों से किसका उपयोग में लेता है? उसका काम में लेता है वो निकास गैसों को, ऊर्जा को। यानी जो टर्बो है वो किससे घूमता है? जलीय गैसों को से ही घूमता है। किससे घूमता है? जलीय गैसों से। कुछ इंजनों में गियर टाइप भी होता है, कुछ इंजनों में गियर से घूमता है,
ठीक है। तो दोस्तों इस किससे घूमता है, इसमें निकास गैसों की ऊर्जा से। जैसे रेलवे का इंजन है उसके अंदर क्या हो गया कि 6 नौच तक तो वो एग्जॉस्ट गियर द्वारा घूमता है, और 6 नौच के बाद जो है वो किससे घूमता है, एग्जॉस्ट गैसों से घूमता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो को क्या बोलता है, संपीड़न अनुपात व्यक्त किया जाता है। अब संपीड़न अनुपात जो है तो देखो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसका रहेगा स्वेप्ट वॉल्यूम एंड स्वेप्ट वॉल्यूम, और इसके बाद में क्या दिया है इसके अंदर, क्लियरेंस वॉल्यूम, और बटे में स्वेप्ट क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसका जो देखिए दोस्तों इसका स्वेप्ट वॉल्यूम निकालते हैं हम, तो इसके अंदर सूत्र इसका क्या रहता है कि स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, और क्लियरेंस वॉल्यूम का इसमें भाग दे देते हैं। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन। क्या रहेगा, सी ऑप्शन। तो आंसर इसका सी ऑप्शन। इसके बाद में अगला है सुपर चार्जिंग की आवश्यकता। सुपर चार्जिंग की आवश्यकता, तो देखिए सुपर चार्जिंग की आवश्यकता किस में होती है, डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में, गैस टरबाइन में और वायुयान इंजनों में। तो किस में होती है, वायुयान इंजनों के अंदर। तो उत्तर इसका क्या रहेगा, वायुयान इंजनों में। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सुपर चार्जर क्या होता है। सुपर चार्जर का कार्य है, सुपर चार्जर हवा के प्रेशर को इंजन में पहुंचने से पहले बढ़ाने का काम करता है। इंजन में पहुंचने से पहले प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, और यह एक प्रेशर बूस्टिंग डिवाइस भी होता है। इसको क्या बोलता है, प्रेशर बूस्टिंग डिवाइस भी होता है। जब इंजन में सक्शन के दौरान पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं पहुंच पाती है तो इसमें नॉकिंग में एक आवाज़ होने लगता है, नॉकिंग में एक आवाज़ होने लग जाती है। सुपरचार्जर पर्याप्त मात्रा में हवा को इंजन में भेजता है, और पर्याप्त मात्रा, इसका कार्य करता है पर्याप्त मात्रा में हवा को इंजन में भेजने का कार्य करता है, जिससे दहन में अच्छे तरीके से होता है। इससे दहन यानी कंबशन चैम्बर के अंदर जो दहन होता है उसको अच्छी तरीके से होता है, और इंजन की शक्ति पहले से बढ़ जाती है। इंजन में अधिक मात्रा में हवा भेजने को सुपर चार्जिंग कहते हैं। तो सुपर चार्जिंग क्या है, सीधी सी भाषा में इसको ये बोल सकते हैं अपन, अधिक मात्रा में हवा भेजने को सुपर चार्जिंग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ कौन से इसमें, वायुयान इंजन में। पेट्रोल इंजन में दाब अनुपात साधारण निम्न के मध्य होता है, यानी पेट्रोल जो इंजन है उसका कंप्रेशन रेशो कम से कम कितना होता है, 7 से 10। कितना होता है, 7 से 10, यानी 7:10। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है साधारण वाहनों में अग्रदीप परावर्तक की आकृति होती है। यानी इसके अंदर आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जो वाहन जो है साधारणतः जो सामने जो दिखाई देता है उसको लुकिंग किस तरीके की होती है, तो कैसी होती है, उसको परवलयाकार। कैसी होती है, परवलयाकार होती है इसकी। अभी दोस्तों ये परवलयाकार क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई प्रक्षेप लेते हैं अपन, केवल एक ही दिशा में नियत बल लग रहा हो, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, यानी केवल एक ही दिशा में कोई नियत बल लग रहा हो जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसकी गति का पथ परवलय के आकार का होता है। और इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो गया कि देखिए दोस्तों जैसे कोई नल है, क्या हो गया, कोई नल, तो ये नल यहाँ पे इस जगह पे नल है, और जैसे आपने फव्वारे टाइप के देखे होंगे, तो ये जब ये पानी प्रेशर से है तो ऐसे इस तरीके से आकार ही बन जाएगा इसका, ऐसे ये पानी इसमें गिरता रहेगा। तो ये जो पानी गिर रहा है दोस्तों, ये जो आकृति बन गई यहाँ से, और ये जो आकृति बनी हुई है इस तरीके की, ये कौन सी आकृति होती है, परवलयाकार आकृति होती है दोस्तों। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर के भीतर न्यूनतम तापमान होता है। तो देखिए न्यूनतम तापमान कब होता है 4 सिलेंडर इंजन के अंदर, तो सबसे पहले आपको देखो न्यूनतम तापमान सक्शन स्ट्रोक के समय ही होगा, और सक्शन स्ट्रोक को क्या बोलते हैं, चूसन स्ट्रोक की शुरुआत में। तो क्या आएगा आंसर इसका, चूसन स्ट्रोक की शुरुआत में। अभी देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्तित निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी अल्टरनेटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये ध्यान रखना, फैराडे का सिद्धांत है क्या इसमें, ये देखो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, तो किस पे कार्य करता है, ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पर कार्य करता है। और ध्यान रखना अल्टरनेटर, अभी अल्टरनेटर को आप बोलेंगे तुरंत समझ आ जाएगा कैसे कार्य करता है इसका, किस सिद्धांत पे, लेकिन प्रत्यावर्तित ये आया तो ध्यान रखना है दोस्तों इसके अंदर कि ये क्या हो गया, अल्टरनेटर। इसके बाद देखिए डायनामो का कार्य,
अभी डायनामो का कार्य क्या होता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या किस में करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्टार्टर परिपथ सोलेनॉइड स्थित है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टर परिपथ में सोलेनॉइड स्विच है, तो चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, विद्युतीय, यांत्रिक और विद्युत यांत्रिक। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों विद्युत चुंबकीय क्या आएगा इसका ऑप्शन। स्टार्टर जो परिपथ है वो सोलेनॉइड स्विच है, वो क्या है, विद्युत चुंबकीय है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ये विद्युत चुंबकीय। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केम शाफ्ट के गियर को जाना जाता है। अब आपको ये बताना है कि केम शाफ्ट के जो गियर है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो टाइमिंग गियर, वर्म गियर, ट्यूनिंग गियर और आइडल गियर। तो किस नाम से जाना जाता है, टाइमिंग गियर के नाम से। टाइमिंग गियर के नाम से केम शाफ्ट के गियर को जाना जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ घात इंजन को योजक छड़ कौन से बलों के अधीन होती है। सबसे पहले चतुर्थ घात, यानी चतुर्थ घात का मतलब आप समझ आ गया होगा, फॉर स्ट्रोक। क्या होता है, फॉर स्ट्रोक। क्या होता है, फॉर स्ट्रोक। क्या होता है, फॉर स्ट्रोक, चतुर्थ घात इंजन की योजक छड़। योजक का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों योजक का मतलब क्या हो गया, पुश रोड जो होती है उसको बोलता है योजक छड़। कौन से बलों के अधीन आता है, तो ये देखिए दोस्तों, संपीड़न ऐंठन घुमाव के, संपीड़न साइड थ्रस्ट के, केवल साइड थ्रस्ट के, संपीड़न एवं तनाव के। इनमें से तो कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कॉम्बिनेशन सरोता प्लायर का प्रयोग निम्न में से नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है, तो देखिए कॉम्बिनेशन जो प्लायर है, कॉम्बिनेशन प्लायर को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन सरोता। प्लायर को क्या बोलते हैं हिंदी में, सरोता। ये याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में देखिए ये किसमें, कतरन यानी काटने में काम आता है, कटिंग के लिए काम आता है, ट्विस्टिंग करने का काम आता है और ग्रिपिंग करने का काम आता है, लेकिन हेमरिंग के काम में नहीं ले सकते इसको, हेमरिंग के कार्य में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हेमरिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सर्किलप स्रोता प्लायर को जाना जाता है, यानी सर्किलप जो प्लायर है वो किसके नाम से जाना जाता है। तो देखिए स्नैप रिंग स्रोता या रिटेनिंग रिंग स्रोता, ये दोनों नाम से ही जाना जाता है इसको। तो ए व बी दोनों ही रहेगा इसका आंसर। तंग तथा छोटी जगहों पर अवयवों को पकड़ने के लिए कौन सा स्रोता प्लायर प्रयुक्त किया जाता है, यानी छोटी जगह पे, यानी कम जगह वाली जगह जो होती है उसको पकड़ने के लिए कौन सा प्लायर काम होता है, स्रोता यूज में लेंगे अपन। तो कौन सा आएगा इसके अंदर दोस्तों, लॉन्ग नोज स्रोता। क्या आएगा इसका, लॉन्ग नोज स्रोता। तो आंसर क्या आएगा इसका, लॉन्ग नोज स्रोता। अगला क्वेश्चन है, बेंट स्निप का प्रयोग होता है, बेंट स्निप का प्रयोग होता है। तो देखिए वक्र रेखा में काटने के लिए, किसमें होता है इसको, वक्र रेखा में काटने के लिए। बेंट स्निप का प्रयोग जो होता है वो किसमें होता है, वक्र रेखा को काटने के लिए। इसके बाद देखिए, लिप के कटिंग ब्लेड के कॉर्नर्स को किस कोण पर ग्राइंड किया जाता है। अब ये याद रखना है, लिप कटिंग किसके अंदर, लिप कटिंग जो है कॉर्नर्स को काटने के लिए किस पे किया जाता है, 80 डिग्री। कितने डिग्री पे किया जाता है, 80 डिग्री। तो आंसर रहेगा इसका 80 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी अंतक्षेपण प्रणाली में बहु सिलेंडर इंजन के लिए एक ही पंप पर्याप्त होता है। तो देखिए कौन सी अंतक्षेपण प्रणाली में, बहु सिलेंडर मतलब होता है एक से अधिक सिलेंडर। तो कौन किस में लेते हैं अपन, कॉमन रेल। क्या आता है इसका आंसर, कॉमन रेल। कागज वायु छनक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कागज वायु छनक को जाना जाता है, यानी जो फिल्टर होता है, फिल्टर को क्या बोलते हैं, छनक। फिल्टर को क्या बोलेंगे, छनक। तो किस में जाना जाता है, तो देखिए सूखा छनक। किसको जाना जाता है, सूखा
सूखा छनक, यानी वायु के लिए जो रहेगा तो सूखा छनक ही रहेगा, सूखा फिल्टर ही काम में लेंगे अपन। तो इसमें देखो तेल भीगा, तो तेल वाला भीगा यूज में नहीं लेते, तेल निमज्जन प्रकार का वायु छनक ये भी नहीं लेंगे, ये सभी इनमें नहीं, तो इसका आएगा सूखा छनक। इसके बाद में देखिए डीजल इंजन में ईंधन का प्रज्वलित किया जाता है, डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है, तो कहाँ पे प्रज्वलित किया जाता है इसको दोस्तों, कहाँ पे किया जाता है, संपीड़न की उष्मा द्वारा। किससे किया जाता है इसको, संपीड़न की उष्मा द्वारा डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है। अब सबसे पहले देखो सक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट। तो अपने क्या है, सक्शन स्ट्रोक के अंदर हवा लेगा, कंप्रेसर के अंदर उसको दबाएंगे और पावर स्ट्रोक के अंदर उस पर स्प्रे कर दिया जाएगा। तो ईंधन प्रज्वलित किया जाता है संपीड़न, यानी दबाई हुई है तो संपीड़न क्या होगा, कंप्रेशन की हुई है उष्मा पर, तो इसका आंसर क्या रहेगा, संपीड़न की उष्मा पर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इंजन निकास प्रणाली में उच्च पश्च दाब जिम्मेदार है, तो कौन सा आंसर इसका आएगा, स्वच्छ वायु आपूर्ति कम होने के लिए, क्या आएगा, स्वच्छ वायु आपूर्ति कम होने के लिए। देखो इंजन निकास प्रणाली, सबसे पहले निकास प्रणाली क्या हो गया, एग्जॉस्ट जो गैस हैं उसमें उच्च पश्च दाब जिम्मेदार होता है, तो स्वच्छ वायु आपूर्ति के कम होने के लिए, तो यदि ये कम हो जाएगी तभी वो निकलेगा नहीं, इसके लिए जिम्मेदार रहेगा इसके लिए। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीजल इंजन में अपमार्जन वायु का अर्थ है, अपमार्जन वायु का अर्थ है, तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, निकास समय में इंजन सिलेंडर से जली हुई गैसों को ज़बरदस्ती बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त वायु, यानी ज़बरदस्ती जो गैस है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपन, अपमार्जक। तो देखो अपमार्जक की मैं आपको बता देता हूँ, अपमार्जक क्या होता है, निकास के समय इंजन में सिलेंडर में जली हुई गैसों को जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त वायु को क्या बोलेंगे, अपमार्जक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, केम शाफ्ट के गियर को जाना जाता है टाइमिंग गियर, किसके नाम से जाना जाता है, टाइमिंग गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्थघात इंजन एक शक्तिघात स्ट्रोक देता है। सबसे पहले ये याद रखना है कि चतुर्थघात यानी 4 सिलेंडर इंजन एक शक्तिघात क्या है, एक 1 पावर स्ट्रोक देता है, यानी इसमें ये बताना है आपको 4 सिलेंडर इंजन है उसका जो पावर स्ट्रोक है वो कितने चक्रों में होता है, तो क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्रों में, किसमें होता है, क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्रों में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में। देखिए दोस्तों ये क्या है, इस पेपर को समझने की बात सबसे बड़ी बात यह है कि आपको निम्मी पैटर्न में आना चाहिए पार्ट्सों के नाम, तभी आप कर पाओगे, या फिर आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आएगी तो श्योर आप सभी क्वेश्चनों को कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। 2 स्ट्रोक इंजन, अगला क्वेश्चन है 2 स्ट्रोक इंजन में, अभी देखो इनलेट पोर्ट खुला रहता है, जब निकास पोर्ट बंद हो, इनलेट तथा निकास पोर्ट एक ही समय पर खुले रहते हैं, निकास स्ट्रोक के समय इनलेट वाल्व बंद रहता है, शोषण स्ट्रोक के समय निकास वाल्व बंद रहता है। तो देखिए इसका आंसर रहेगा इनलेट पोर्ट खुला रहता है जब निकास पोर्ट बंद हो, यानी जब शुद्ध हवा उसके अंदर कब आएगी, जब एग्जॉस्ट वाल्व है, निकास वाल्व पोर्ट का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट जो है वो बंद रहेगा तभी तो इनलेट पोर्ट खुला रहेगा, तभी उसमें आएगी। इसके बाद देखिए डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की तुलना में होता है, अभी देखिए डीजल इंजन जो है पेट्रोल इंजन की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा दक्ष होता है, क्योंकि देखो भारी कार्यों के लिए पेट्रोल इंजन का उपयोग नहीं होता है। तो आंसर इसका क्या रहेगा, ज़्यादा दक्ष, यानी बी आंसर रहेगा। इंजन का निकास पाइप रोधन सामग्री इंसुलेटिंग मटेरियल से क्यों ढका जाता है, इंजन का निकास पाइप, अब देखिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को काफ़ी बार देखिए उसको इंसुलेटिंग मेटल द्वारा ढका जाता है, क्यों ढका जाता है, इसका कारण क्या है, तो देखिए उसका कारण है इंजन कक्ष में उष्मा को जाने से रोकने के लिए, जो हीट है उसकी गर्मी को इंजन कक्ष में जाने के लिए रोकने के लिए, तो इसका आंसर रहेगा बी, आंसर क्या रहेगा, बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक लेड एसिड सेल में 13
प्लेट हैं तो धनात्मक प्लेटों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें 13 है, हाफ करके एक ज़्यादा रहेगी इसके अंदर, तो इसका आंसर क्या रहेगा 6। क्या आएगा इसका आंसर 6 दोस्तों। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होने वाली आयताकार रेती जिसकी निचली सतह पर दांते होते हैं वो कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, आयताकार रेती जिसकी निचली सतह पर दांते होते हैं और वो भी कौन सी, आयताकार, तो उस रेती को क्या कहते हैं, तो उस रेती को क्या कहते हैं, टिंकर रेती। आयताकार हो और उसके अंदर क्या होना चाहिए, नीचे की सतह पर दांते होते हैं, उसको टिंकर रेती कहते हैं। इसके बाद अगला देखिए, अंकन मेज मार्किंग टेबल पर लंबी शाफ्ट को सहारा देने के लिए इस वी ब्लॉक का उपयोग होता है। अंकन मेज मार्किंग टेबल पर लंबी शाफ्ट को सहारा देने के लिए इस वी ब्लॉक पर उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है इसके अंदर, युग्मित वी ब्लॉक का। तो इसमें देखो युग्मित वी ब्लॉक का सहारा देने के लिए। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण 2 हीट टैप को निकालने के लिए काम में आता है। 2 हीट टेप जो है उसको निकालने के लिए किसका प्रयोग होता है, टेप एक्सट्रैक्टर का। किसका होता है, टेप एक्सट्रैक्टर का प्रयोग होता है। रेती कार्ड का उपयोग होता है। अब सबसे पहले ये देखिए, आपको फाइल है, फाइल का जो उपयोग है वो होता है, फाइल कार्ड जो है उसका उपयोग किसके काम में आता है, रेती के दांतों को साफ करने के लिए। फाइल कार्ड का उपयोग जो होता है रेती के दांतों को साफ करने के लिए। ड्रिल में कटिंग एंजेज के बीच का कौन होता है। अब ये याद रखना है, देखो ड्रिल करते हैं अपन, ड्रिल में कटिंग एंगेज जो कौन है वो उस बीच का कौन होता है, कौन सा कौन होता है, रैक कौन, वेब कौन, बिंदु कौन और प्लूट कौन। तो इसके अंदर कौन सा होता है, बिंदु कौन। दोस्तों कौन सा होता है, बिंदु कौन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणिया का प्रयोग किस कोण को नापने के लिए क्या होता है। गुणिया को क्या बोलते हैं अपन, ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इसका किसका कोण नापेगा ये, 90 डिग्री का कोण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर में 0.02 mm का ऋणात्मक दोष है। जब यह 19.51 mm नापता है तो सही माप क्या होगी। तो देखिए इसमें दोष कितने का है, 0.02 mm का। तो सीधी सी बात है, इसका कम है तो अभी इसमें दोष है तो हमने कम किया उसको, इसलिए इसको जोड़ देंगे वापिस इसमें। तो 19.51 और 0.02, तो 19.53 है क्या, ये आंसर आ जाएगा। तो 19.53 mm, पॉइंट के बाद की संख्या जो है एक एक उस अंकों में बोली जाती है, तो 19.53 mm। सिलेंडर हेड बोल्टों को कसने के लिए किससे प्रयुक्त किया जाता है। तो सिलेंडर हेड के बोल्टों को कसने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, टॉर्क रेंच का। टॉर्क रिंच का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, टॉर्क रिंच। तो आंसर रहेगा इसका बी। इसके बाद देखिए, ऑटोमोबाइल में गैस कट का उपयोग होता है। तो देखिए ऑटोमोबाइल में जो गैस कट का उपयोग, अभी पहला ऑप्शन है स्नेहक रिसाव को रोकने के लिए, बिल्कुल इसमें भी होता है। शीतलक के रिसाव को रोकने के लिए, बिल्कुल वाटर सिस्टम के जो पाइपों को जॉइंट जोड़ने के लिए, इसमें भी होता है। हवा दग्ध गैसों को रिसाव को रोकने के लिए, इसमें भी होता है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ये सभी। फोर्स फिट प्रयुक्त होती है। अभी ये देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ फोर्स के साथ फिट किया जाता है। शाफ्ट तथा गिरनी, इसको नहीं किया जाता। शाफ्ट तथा गियर को, इसको भी नहीं किया जाता। शाफ्ट तथा बियरिंग, इसको भी नहीं। स्लीव तथा सिलेंडर, तो सिलेंडर का स्लीव है वो फोर्स फिट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, स्लीव तथा सिलेंडर में। इंजन में टर्बो चार्जर जिसकी शक्ति से चालित होता है, तो किसकी शक्ति से चालित होता है, ये निकास गैस यानी जली हुई गैसों को से चालित होता है। तो निकास गैस आंसर। इंजन सिलेंडर में अतिरिक्त दाबित हवा को भेजना कहलाता है। अतिरिक्त दाबित हवा को भेजना क्या कहला जाता है,
सुपर चार्जिंग। तो अपन सुपर चार्जिंग का भी बताया कि अतिरिक्त दाबित हवा को भेजने का काम कौन करता है, सुपर चार्जिंग कहलाता है। इसके बाद में मफलिंग क्या है, मफलिंग क्या है, तो देखो मफलिंग का मतलब क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है वो अभी बाइक का जो रहता है उसको अपन मफलर बोलते हैं, तो उससे क्या है आवाज़ कम हो जाती है, तो शोर को कम करना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शोर को कम करना। डीजल की प्रज्वलन गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। अभी ये याद रखना है आपको, डीजल की जो जलने की क्षमता है, प्रज्वलन क्षमता है, उसकी गुणवत्ता को व्यक्त किससे किया जाता है। तो देखिए डीजल की हमेशा किससे किया जाता है, सिटेन नंबर द्वारा किया जाता है, लेकिन पेट्रोल की किससे किया जाता है, ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल की किससे किया जाता है, ऑक्टेन से। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, पेट्रोल में कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ जैसे टेट्राथाइल और लेड मिलाया जाता है, तो ऑक्टेन नंबर पेट्रोल में आइसोलेट की प्रतिशतता भी होती है। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री इंजन साधारणतया होते हैं। अभी देखो समुद्री में जो इंजन होते हैं वो वायु शीतलित, जल शीतलित, तेल शीतलित और क्या है, पलात वायु शीतलित। तो इसमें से कौन सा होता है, जल शीतलित है। कौन सा होता है वो, जल शीतलित इंजन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ईंधन अंतक्षेपण EFI प्रणाली में प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उचित अंतक्षेपण समय निर्धारण, उचित अंतक्षेपण मात्रा, उचित अंतक्षेपण दबाव। तो इसके अंदर देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूल इंजेक्शन है, तो ये ध्यान रखना बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम करेगा, तो सभी को, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ये सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक इंजन के प्रवेश वाल्व का आकार निकास वाल्व की तुलना में होता है। तो देखिए एक इंजन के प्रवेश वाल्व का आकार निकास वाल्व की तुलना में होता है, तो देखिए ज़्यादा। क्या आंसर आएगा इसका, ज़्यादा। अभी वाल्व जो होते हैं, एक इनलेट वाल्व और एक एग्जॉस्ट वाल्व, जबकि टू स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों। जबकि कुछ इंजनों में, जैसे अभी रेलवे के इंजन है, हॉर्स पावर इंजन है, उसके अंदर एग्जॉस्ट वाल्व हैं लेकिन इनलेट पोर्ट बनाया हुआ है हवा के लिए, तो लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो हैं 2 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, 6 सिलेंडर है, 8 सिलेंडर है, 10 सिलेंडर है, इनके अंदर ज़्यादातर जो इंजन हैं, तो बस ट्रक जीप जो इनके इंजन है वो 4 स्ट्रोक इंजन। तो इसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें लिखा है एक इंजन के प्रवेश वाल्व का आकार निकास वाल्व की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा। यानी हवा ज़्यादा आएगी और वो जली हुई गैस तो छोटे उससे तुरंत निकल जाएगी, तो ज़्यादा हवा शुद्ध आएगी तो जली हुई गैस को तुरंत निकालेगा। जैसे कि अभी इसमें पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने, अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर फिट किए जाते हैं। अभी देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अप ड्राफ्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो अप ड्राफ्ट जो है इनलेट मैनिफोल्ड के नीचे फिट किए जाते हैं। किसके नीचे किए जाते हैं, इनलेट मैनिफोल्ड के नीचे फिट किया जाता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ए। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन संवेदक लगे हुए होते हैं। ऑक्सीजन संवेदक जो लगे हुए होते हैं वो कहाँ पे लगे हुए होते हैं, उत्प्रेरक या कैटलाइटिंग परिवर्तक से पहले निकास तंत्र पर लगे हुए होते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या रहेगा, उत्प्रेरक कैटलाइटिंग परिवर्तक से पहले निकास तंत्र पर लगे होते हैं। प्रज्वलन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के ईंधन वाले वाहनों में किया जाता है। प्रज्वलन यानी ध्यान रखना है दोस्तों, इग्निशन। अभी क्या दिया इसने, फ्यूल व्हीकल्स इग्निशन सिस्टम हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पेट्रोल है ना। तो ऐसा इंजन होगा स्पार्क इग्निशन इंजन जो होगा। तो अभी इग्निशन इंजन दिया है तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, पेट्रोल। तो किस प्रकार के इंजन क्या आएगा इसके अंदर, पेट्रोल इंजन। एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, जबकि डीजल इंजन क्या होता है, सीआई, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसके बाद देखिए दोस्तों, जलाने का जो है वो स्पार्क प्लग के द्वारा किया जाता है प्रज्वलन, तो पेट्रोल इंजन। कौन सा संवेदक सेंसर इंजन निकास में ऑक्सीजन की मात्रा एवं वायु ईंधन की अनुपात को पहचानता है, निकास गैस। तो क्या किसको पहचानता है, निकास गैस। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक छिद्र को परिष्कृत एवं बड़ा करने के काम आने वाले कर्तन औजार को जाना
जाता है। तो क्या जाना जाता है, तो देखिए इसको दोबारा देखो, एक छिद्र है, परिष्कृत है, बड़ा करने के लिए उसको बड़ा करना है छिद्र को, तो उससे किससे करेंगे अपन, रीमर के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे, रीमर के द्वारा। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी, रीमर के द्वारा। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला है HVAC मीन्स। HVAC मीन्स क्या होता है, देखो इसका फुल फॉर्म होती है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इसका आंसर AE है। तो इसका क्या रहेगा, तापन, वायु संचार एवं वातानुकूलन। तापन, वायु संचार एवं वातानुकूलन। निम्न में से कौन से मापदंड आरामदेह, कंफर्ट, वातानुकूलन में नियंत्रित किए जाते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं। तो क्या आएगा इसके अंदर, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति। तो ये सभी किए जाते हैं। मापदंड आरामदेह है ना, कंफर्ट, वातानुकूलन के अंदर ये सभी किए जाते हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ये सभी। शीतलनकालीन वातानुकूलन में प्रक्रिया होती है। शीतकालीन वातानुकूलन में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ये गर्म करना और आर्द्रीकरण, गर्म करना और आर्द्रीकरण। तो आंसर क्या आएगा इसका, गर्म करना एवं आर्द्रीकरण। वाल्व और टेपिट के मध्य क्लीयरेंस को मापने के काम आने वाली युक्ति है। तो देखो वाल्व और टेपिट के बीच में जो अपन क्लीयरेंस रखते हैं उसको कौन सा गेज के द्वारा मापा जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, फीलर गेज। किसके द्वारा, फीलर गेज के द्वारा मापा जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों वेदन। वेदन का मतलब होता है ड्रिलिंग करना, छेद करना, वेदना किसी चीज को। अधिकतर किस प्रकार की सहिष्णुता दी जाती है। तो देखिए इसके अंदर क्या आएगा, एक तरफा। आंसर क्या रहेगा इसका, एक तरफा। वेदन जो है वो एक तरफा। इसके बाद सहिष्णुता, टॉलरेंस की शाफ्ट आधारित प्रणाली। छिद्र होल पर टॉलरेंस दी जाती है। शाफ्ट का आकार साइज पर स्थिर रखा जाता है। छिद्र का आकार साइज स्थिर रखा जाता है। छिद्र शाफ्ट दोनों में सहिष्णुता टॉलरेंस दी जाती है। तो देखिए दोस्तों सहिष्णुता यानी टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस किस पे दी जाती है, लो लिमिट और हाई लिमिट के बीच का अनुपात को ही टॉलरेंस बोलते हैं अपन दोस्तों। तो देखिए छिद्र व शाफ्ट दोनों पर, छिद्र व शाफ्ट दोनों पर सहिष्णुता टॉलरेंस दी जाती है। छिद्र व आकार साइज स्थिर पर टॉलरेंस दी जाती है। शाफ्ट का आकार साइज का स्थिर रखा जाता है और छिद्र होल पर टॉलरेंस दी जाती है। तो देखिए दोस्तों इसमें कोई भी नहीं है। इसका आंसर क्लीयरेंस फिट में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लीयरेंस फिट में शाफ्ट का आकार साइज छिद्र से बड़ा होता है। अब देखो क्लीयरेंस फिट करना है अपन को, है ना कि, तो जो अपन जॉब बनाते हैं उसके अंदर क्लीयरेंस फिट है। तो उसमें देखिए शाफ्ट का आकार और साइज छिद्र से बड़ा होता है। छिद्र का आकार साइज से शाफ्ट से बड़ा होता है। शाफ्ट एवं छिद्र का आकार समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर रहेगा शाफ्ट एवं छिद्र का आकार समान होता है। क्या होता है, शाफ्ट एवं छिद्र का आकार समान होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, किसी जॉब की वास्तविक माप तथा मूल माप में बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपरी विचलन, निचला विचलन, वास्तविक विचलन और मूलभूत विचलन। तो किसको क्या बोलेंगे, वास्तविक विचलन। तो आंसर क्या आएगा इसका, वास्तविक विचलन, सी। छेनी की धार का जीवन काल बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो क्या किया जाता है, कठोरता तथा टेम्परिंग। यानी छेनी की जो धार है वो बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, कठोरण एवं टेम्परिंग किया जाता है। धार को बढ़ाने के लिए कठोर और टेम्परिंग किया जाता है। तो चीजल जो है उसकी धार को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण प्रणाली कंट्रोल सिस्टम में प्रवर्तक एक्चुएटर्स परिवर्तित करते हैं।
तो देखिए, विद्युत संकेत को यांत्रिक क्रिया में, विद्युत क्रिया को यांत्रिक संकेत में, यांत्रिक संकेत को विद्युत क्रिया में और यांत्रिक क्रिया को विद्युत संकेत में। तो देखिए दोस्तों, विद्युत संकेत को यांत्रिक क्रिया में परिवर्तित करते हैं। तो डीजल नियंत्रण प्रणाली में कंट्रोल सिस्टम में जो है तो विद्युत संकेत रहेंगे उसके अंदर, और उसको नियंत्रित किस में करते हैं, यांत्रिक में। जैसे अभी गवर्नर है, शक्ति उसको इलेक्ट्रॉनिक्स से चालू होता है वो, लेकिन वो यांत्रिक को इंजन को कंट्रोल करता है। इसके बाद देखिए, निकास गैस पुनः परिसंचरण वाल्व कौन से उत्सर्जन को कम करता है? तो देखिए, किसको करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आंसर इसका क्या रहेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके बाद देखिए दोस्तों, चार्जिंग परिपथ में कटआउट का कार्य होता है। चार्जिंग परिपथ में जो कटआउट का जो कार्य होता है वो क्या होता है, डिस्चार्ज बैटरी को डायनामो से जोड़ना, बिल्कुल ये कार्य होता है। चार्ज बैटरी को डायनामो से अलग करना, ये भी कार्य होता है। तो ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा, दोनों ही कार्य होते हैं, ए तथा बी दोनों। इसके बाद देखिए दोस्तों, अंतक्षेपण प्रणाली, पाइपलाइन से हवा को हटाना कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है अंतक्षेपण। अंतक्षेपण का मतलब क्या होता है कि जो अपना इंजेक्टर है वो अंतक्षेपण कर रहा है, मतलब स्प्रे कर रहा है उस टाइम, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अंतक्षेपण। यानी इंजेक्शन सिस्टम जो रहेगा अपना, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग। क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग। पाइपलाइन में हवा को हटाना वो क्या कहलाता है, ब्लीडिंग। बहु सिलेंडर SI इंजन के, SI का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन के प्रज्वलन समय समायोजित किया जाता है, समायोजित किया जाता है। तो वितरक को घुमा करके क्या किया जाता है, वितरक को घुमा करके। अब देखिए, वितरक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर। जो जैसे मान लीजिए स्पार्क प्लग के अंदर लाइट दी जाती है तो उसके अलग अलग एक डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा तो सप्लाई कैसे जाएगी, तो अलग अलग, जैसे कि 4 सिलेंडर इंजन है तो प्रत्येक को सप्लाई देना है उसके अंदर, तो वितरक को घुमा करके। स्पार्क प्रज्वलित इग्निशन इंजन के किस मापदंड को ईंधन अंतक्षेपण प्रणाली द्वारा कम किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, किसके द्वारा किया जा सकता है इसके अंदर, तापीय थर्मल दक्षता, आयतनिक दक्षता और एवं दोनों, निकास उत्सर्जन द्वारा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, निकास उत्सर्जन द्वारा। स्पार्क प्रज्वलन इग्निशन इंजन के किस मापदंड के ईंधन अंतक्षेपण प्रणाली द्वारा कम किया जा सकता है? तो निकास उत्सर्जन द्वारा। इसके बाद अगला है, इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक संकेत को यांत्रिक क्रिया में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण प्रणाली में, तो इसके अंदर आंसर रहेगा, देखो, ऑक्सीजन संवेदक, प्रवर्तक एक्चुएटर्स, और ईंधन रैक पोजीशन संवेदक और क्रैक संवेदन। तो इसके अंदर दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा, प्रवर्तक। क्या आएगा, प्रवर्तक, एक्चुएटर्स। इसके बाद में अगला है इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण यूनिट, ECU। ECU क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट, एनालॉग से डिजिटल परिवर्तक और ये सभी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण यूनिट है, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी यूनिट भी होता है, एनालॉग डिजिटल भी होता है। तो क्या आंसर आएगा इसका, ये सभी। इसके बाद अगला है आग संयोजक। आग संयोजक, तो इसके अंदर देखिए, अभी ये जो आग संयोजक है, ईंधन प्रकाश, अभी सबसे पहले आपको आया कि फायर कॉम्बिनेशंस, यानी आग लगने का जो कारण है, क्या क्या चीज़ चाहिए आग लगने के लिए? तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ चाहिए, ईंधन चाहिए, ताप चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो कहीं ऑप्शन में है क्या इसमें, ईंधन प्रकाश है यहाँ पे, ऑक्सीजन ये नहीं है ऑप्शन। इसके बाद देखिए, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, तो ये है आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, यानी 3 चीज़ होगी तब आग लग जाएगी। ईंधन होगा, ताप होगा यानी गर्मी, इसके ताप होगा, टेम्परेचर, और ऑक्सीजन होगा। तो तीनों चीज़ मिल जाती हैं तो आग लग जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, चित्र में प्रदर्शित संकेत किस प्रकार का है? ये जो संकेत दिखाया गया है ये वाला, ये किस प्रकार का है, इसके बारे में बताएं। सूचनात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, निषेधात्मक संकेत और चेतावनी संकेत। तो आंसर इसका क्या है, चेतावनी संकेत। इस तरीके का संकेत जब भी रहेगा तो ध्यान रखना है किसका संकेत रहेगा, ये चेतावनी संकेत।
इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगला है कार्बोरेटर में चौक को रखा जाता है। कार्बोरेटर में चौक को रखा जाता है। नहीं, यहाँ पे देखिए सिलेंडर ब्लॉक के जीवन को बढ़ाया जाता है। अब सिलेंडर ब्लॉक की जो जीवन है उसको किससे बढ़ाया जाता है? तो सबसे पहले देखिए लाइनर के द्वारा, क्योंकि सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही लाइनर होते हैं। यदि लाइनर को नहीं लगाएंगे तो ब्लॉक ही घिस जाएगा, तो उसको लाइनरों को चेंज कर सकते हैं अपन, तो ब्लॉक अपना आप ही उसकी आयु बढ़ जाती है। तो देखो लाइनर द्वारा, केस हार्डिंग द्वारा, क्रोमियम कोटिंग द्वारा, कार्बोराइजिंग द्वारा। तो देखिए दोस्तों ये सब चीज़ तो पहले की ही जाती है उसकी, लेकिन लाइनर द्वारा उसकी बढ़ाया जाएगा। चलायमान पुर्जों का सहारा देने एवं आवरण का कार्य कौन करता है? चलायमान पुर्जों को सहारा देने के लिए। तो देखिए दोस्तों चलायमान पुर्जा जो है वो किसके अंदर है? सिलेंडर ब्लॉक के अंदर। जितने भी चलायमान पुर्जे रहते हैं वो कहाँ हैं? सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ज़्यादातर। जैसे कि कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंकशाफ्ट है, पिस्टन है, लाइनर है, क्रैंकशाफ्ट है, ये सब ये हैं चलायमान पुर्जे हैं जो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही रहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, सिलेंडर ब्लॉक के निचले पृष्ठ पर किसे जोड़ा जाता है? क्रैंकशाफ्ट के निचले सिरों पर। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहले देखो इंजन के 3 पार्ट्स हैं, है ना। सबसे ऊपर जो होता है वो सिलेंडर हेड। क्या होता है? सिलेंडर हेड। दूसरा इसमें क्या, उसके बाद में क्या होता है? सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक। और तीसरा क्या होता है? क्रैंक केस। क्या होता है? क्रैंक केस। तो निचला हिस्सा क्या होगा इसमें? क्रैंक केस। तो आंसर क्या आएगा इसका? सही है क्या इसमें? क्रैंक केस। सिलेंडर ब्लॉक के निचले पृष्ठ पर किसे जोड़ा जाता है? क्रैंक केस। तो आंसर क्या आएगा? क्रैंक केस। ये आंसर है क्रैंक केस। शीतलन प्रणाली का मौखिक अवयव कौन सा है? तो देखो शीतलन प्रणाली का मतलब होता है वाटर सिस्टम। तो थर्मोस्टेट बिल्कुल होता है, थर्मोस्टेट, थर्मोस्विच, थर्मोस्टेट, वाटर पंप और फुहार, छिद्र तथा गैलरी। तो देखो थर्मोस्टेट स्विच होगा, थर्मोस्टेट भी होगा, वाटर पंप भी होगा, लेकिन फुहार तथा छिद्र गैलरी ये नहीं होती है। गैलरी होती है, वाटर जैकेट बने होते हैं उसके अंदर, जैकेट बने होते हैं, लेकिन छिद्र गैलरी ये नहीं होती उसके अंदर। थर्मोसाइफन प्रणाली में होता है, थर्मोसाइफन प्रणाली में होता है। तो देखिए दोस्तों कोई पंप नहीं, 1 पंप, 2 पंप और 3 पंप। तो थर्मोसाइफन प्रणाली के अंदर दोस्तों कोई भी पंप नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। कोई भी पंप नहीं होता है थर्मोसाइफन प्रणाली के अंदर। दाब युक्त शीतलन प्रणाली में किस प्रकार के रेडिएटर ढक्कन का प्रयोग किया जाता है? तो देखो दाब युक्त के अंदर दाब ढक्कन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? दाब ढक्कन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी के समांतर संयोजन। समांतर संयोजन पैरेलल धारा का मान होता है। अभी देखिए इसमें आपको सबसे पहले इसका सूत्र जो होता है, अभी ये क्या है, देखो E बराबर विद्युत चुंबकीय बल दिया है, R लोड प्रतिरोध दिया है, R सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया है, N सेल की संख्या दिया है। तो इसका जो वो होता है विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो होता है विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल तो सब में ही है इसमें, है ना। इसके बाद में बटे में सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल की संख्या, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल की संख्या। तो देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल की संख्या प्लस क्या आ जाएगा? लोड प्रतिरोध। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी। क्या आएगा? बी। इसके बाद देखिए जब एक इंजन को ठंडी स्थिति से चालू किया जाता है तो उसे आवश्यकता होती है। तो देखो उसको कौन सी चीज़ की आवश्यकता? अणु मिश्रण की, सांद्रण मिश्रण की, रासायनिक तुल्य की, इनमें से कोई नहीं। तो सांद्रण मिश्रण की आवश्यकता होती है, सांद्रण मिश्रण की आवश्यकता होती है। सेल्फ स्टार्टर की फील्ड कॉइल बनी होती है। सेल्फ स्टार्टर की फील्ड कॉइल किसकी बनी होती है? तांबे की। सेल्फ स्टार्टर की जो फील्ड कॉइल है वो किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है।
देखिए दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जहाँ तक कि मैं ये जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ सारे अति महत्वपूर्ण हैं और आपको ज़रूर ये एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। इस एग्ज़ाम में आ गया यही क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन दूसरी एग्ज़ाम में आते हैं, तो लगभग और सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बोरेटर में चौक को रखा जाता है तो वेंचुरी से पहले रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? वेंचुरी से पहले रखा जाता है। वेंचुरी के पश्चात, वेंचुरी में, इनमें, तो वेंचुरी से पहले। कार्बोरेटर में जो है चौक को कहाँ रखा जाता है? वेंचुरी से पहले, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में तेल रखेंगे अपन तो वेंचुरी से पहले ही रखा जाएगा उसको। चार्जिंग परिपथ में नियंत्रण रेगुलेटर कहाँ पर स्थित होता है? चार्जिंग के अंदर, तो डायनामो के तुरंत बाद। कहाँ होता है? डायनामो के तुरंत बाद। इसके बाद में देखिए दोस्तों, चार्जिंग के दौरान बैटरी क्या उत्सर्जित करती है? तो बैटरी जो है चार्जिंग करते हैं उस टाइम पे क्या उत्सर्जित करती है? हाइड्रोजन। क्या उत्सर्जित करती है चार्जिंग के टाइम पे? हाइड्रोजन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके बाद देखिए दोस्तों, बैटरी कॉइल इग्निशन प्रणाली में धारा के प्रभाव का सही क्रम, यानी धारा किस तरीके से है? बैटरी, आर्मेचर, इग्निशन कॉइल और डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग। तो जो बैटरी कॉइल इग्निशन प्रणाली में, यानी जो पेट्रोल इंजन के अंदर है, स्पार्क इग्निशन इंजन जो होते हैं उसके अंदर, तो बैटरी सप्लाई किस तरीके से दी जाती है? तो देखो दोस्तों, पहले बैटरी, फिर एमीटर, यानी बैटरी, फिर एमीटर, फिर इग्निशन कॉइल, और इसके बाद में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर से स्पार्क प्लग के अंदर जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर यही है, यही आंसर आएगा इसका। कौन सा आंसर आएगा? ए, क्योंकि पहले देखो बैटरी से एमीटर में जाएगी, फिर इग्निशन कॉइल में जाएगी, इग्निशन कॉइल से किस में जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? प्रत्येक स्पार्क प्लग जितने भी हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो सब क्या रहेगा इसका सीक्वेंस? बैटरी के बाद किस में जाएगा? सबसे पहले देखो बैटरी में जाएगा, बैटरी के बाद में किस में जाएगा? आर्मेचर में जाएगा, आर्मेचर के बाद में किस में जाएगा? इग्निशन कॉइल रहेगी उसकी। तो आर्मेचर के बाद इग्निशन कॉइल कहाँ भेजती है इसको? कहाँ पे भेजती है? डिस्ट्रीब्यूटर में। डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजती है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर देता है? सप्लाई को, अलग अलग स्पार्क प्लग को सप्लाई कर देता है। तो ये इसका क्या रहेगा दोस्तों? सीक्वेंस। तो आंसर क्या रहेगा? ये 12 वोल्ट की कार बैटरी में कितने सेल काम में लिए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसमें कितने सेल काम में लिए जाते हैं? अब देखो 12 वोल्ट, एक सेल है वो कितनी वोल्ट का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखिए दोस्तों, प्रत्येक जो भी सेल है लगभग 2 वोल्ट का रहता है। तो इसके है कितना आएगा कि 12 वोल्ट बनाना है तो हमें 2 वोल्ट का रहता है इसके अंदर, तो क्या हो गया? 6 सेल काम में लेंगे तो 12 वोल्ट हो जाएगा। पिस्टन पर पेंदे की रिंग कहलाती हैं। तो देखिए दोस्तों, पिस्टन पर पेंदे की रिंग, यानी इसमें पेंदा का मतलब होता है नीचे वाली जो रिंग होती है, यानी ऊपर की टॉप की रिंग और पेंदे की रिंग। तो टॉप की रिंग तो जो होती है कंप्रेशन रिंग, और पेंदे की रिंग कौन सी होती है? ऑयल रिंग होती है। यानी कौन सी रिंग होती है? ऑयल रिंग। यानी इसको क्या बोल, ऑयल का मतलब तेल रिंग, तो क्या बोलेंगे? तेल रिंग। कंपन अवमंदक, कंपन अवमंदन। अभी देखिए, पुली को चलाना, ऐंठन कंपनों को नियंत्रित करना, गतिपालक पहिए की गति को कम करना, और इंजन की गति को अवमंदित करना। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऐंठन कंपनों को नियंत्रित करना। कंपन जो है ये क्या है? आंसर क्या रहेगा इसका? कंट्रोल द टोरिशनल वाइब्रेशंस। तो ये क्या करेगा? ऐंठन कंपनों को नियंत्रित करता है। इंजन में अधिकतर किस प्रकार के वाल्व काम में लिए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, इंजन में अधिकतर पॉपेट वाल्व काम में लिए जाते हैं। कौन से वाल्व काम में लिए जाते हैं? पॉपेट वाल्व काम में लिए जाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर होता है। 4 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर है वो होता है। तो देखिए दोस्तों, 1342 बिल्कुल ये भी होता है। इसके बाद 1324 ये भी होता है, और 1243 ये भी होता है। तो इसमें क्या आएगा? सभी फायरिंग ऑर्डर है ना, तो ये क्या आ जाएगा? सभी। क्रैंक शाफ्ट साधारण बने होते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट साधारणतः किसके बने होते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, ड्रॉप फॉर्जिंग से होते हैं। तो इसमें कहीं ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, ड्रॉप फॉर्जिंग से बने होते हैं। देखिए दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा दोस्तों। फिर से मैं आपको एक नया वीडियो लेके आऊँगा।
और एक अच्छा वीडियो, और कंपटीशन में आने वाले सभी क्वेश्चनों को मैं लगभग कवर करता हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी को, और मैं आशा करता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा, और इसी तरह मैं एक अगला वीडियो आपको लेके आता हूँ। थैंक यू दोस्तों।